हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी डोंट हैव द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसा कि अमेरिका में देखने को मिलता है। ओके, जहाँ हम देखते हैं ना कि हमारा जो हेड है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट सॉरी पीएम है। हम गवर्नमेंट का हेड की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे पीएम होता है, वेयर एज जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है प्रेसिडेंट। आप जब जनरली आप डिप्लोमेटिक मीटिंग्स अगर देखते होंगे तो उस टाइम पे आपको देखता होगा, अच्छा चलिए ब्राजील के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, यूके के लेकिन पीएम आ रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है ना। तो देखिए जहां भी आपको प्रेसिडेंट टर्म देखने को मिले तो ये समझ जाइएगा कि वहां के जो हेड हैं, वहां के जो गवर्नमेंट के जो हेड हैं दैट इज प्रेसिडेंट है। इसका मतलब वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वेयर एज इन इंडिया हमारे यहाँ पे पीएम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो हेड होता है दैट इज पीएम। ओके, तो वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी फीचर क्या है, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा क्यों हमने पार्लियामेंट्री फीचर को अडॉप्ट किया। तो पहला रीजन है भाई, अच्छा रीजन बाद में पहले डिस्कस करेंगे, फीचर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एक है भाई नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो नाम का है बस वो है प्रेसिडेंट साहब। क्योंकि जितने भी डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट की वहां पे सिग्नेचर होती है। जैसे कि आर्टिकल 53 क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या आपको लगता है सच में ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके हाथ में है लेकिन वो सब किसकी एडवाइस पे है? ऑल इन द एडवाइस ऑफ द ऑल विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 74। और यहां पे एक और बात लिखी हुई है, आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। वही बात है कि जो भी डिसीजन लेंगे वो किसके एडवाइस पे लेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्लस वो एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग होगी। 42nd एंड 44 दोनों में किया गया था, लेकिन 44th में क्या बोला गया कि अच्छा एक बार वो रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज 42nd में बोल दिया गया था कि जो एडवाइस दी जाएगी वो बाइंडिंग रहेगी। 44th में किया गया कि चलिए एक बार आपके लिए हम वो कर देंगे कि आप एक बार रिकंसिडर कर लिए के लिए हमारे पास भेज सकते हैं। और अगर आप एक बार भेज रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी बार अगर हम आपको भेजेंगे बिना अमेंडमेंट किए या विथ अमेंडमेंट किए, जिस तरह भी हम भेजें आपको साइन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 74 ये बाइंड करवाता है प्रेसिडेंट को कि हमारी एडवाइस आपको माननी पड़ेगी, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी पड़ेगी। अगर नहीं माने तो क्या होगा भाई? अगर नहीं मानोगे तो वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और क्या होगा? वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ओनली ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए, तो इसका मतलब रियल एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ पे कौन है? हमारे यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव इज द पीएम। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या टर्म यूज किया जाता है? डिफैक्टो। डिफैक्टो रूलर कौन है हमारे यहाँ पे? डिफैक्टो रूलर मतलब डिफैक्टो लीडर कौन है हमारे यहाँ पे? दैट इज पीएम। एंड डी जूरे कौन है? डी जूरे मीन्स जो नॉमिनल टिटुलर, ओके, वो है हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट। चलिए, लेकिन हाँ, जितने भी आप डिसीजन देंगे, जितने भी आप डिसीजन अब आपको देखने को मिलेगा ऑल इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ही मिलेगा। लेकिन आपको भी पता है सारे डिसीजन कौन लेता है? पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है। तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव का। इसको हम ब्रिटेन के साथ कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमने ब्रिटेन से इंस्पायर होकर ही लिया है। अब आपको पता ही होगा रीजन, क्योंकि हम ब्रिटेन के अंदर थे, अंडर कंट्रोल थे। 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आए हैं वो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही आए थे। तो कहीं ना कहीं हम उनसे ही हमने डिराइव किया है अपना, मतलब उस वही तरीका हमने एक्सेप्ट किया है, फॉलो किया है, क्योंकि हमें उसकी अवेयरनेस थी। हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम पे दे हैव अ नॉलेज अबाउट इट। अब इतना उनके साथ काम करते करते समझ गए थे उस सिस्टम को, तो हमने उसी सिस्टम को कंटिन्यू कर लिया। फिर अगली बात यहाँ पे और क्या है भाई? मेजोरिटी पार्टी रूल हमारे यहाँ पे लोकसभा में। अच्छा एक और बात, लोकसभा गवर्न करती है कि राज्यसभा गवर्न करती है? देखिए, लोकसभा गवर्नमेंट चलाती है, लोकसभा से गवर्नमेंट चलाई जाती है, और जितने भी रियल एग्जीक्यूटिव जो रियल पावर है वो लोकसभा के पास है, आप देखेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि लोकसभा का थोड़ा सा जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है। ज्वाइंट सिटिंग बुला लो या मनी बिल की बात कर लो, लोकसभा का थोड़ा पावर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जितने भी अभी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को ही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो मेजोरिटी पार्टी रूल मतलब क्या है कि अगर आपके पास 543 डिवाइडेड बाई 2, अगर इसका 50% प्लस 1 सीट आपके पास है, विच मीन्स दैट आप अपनी सरकार बना सकते हैं। ये यहाँ पे बात बोली गई। और अगर 50% अगर एक ही पार्टी के नहीं है तो क्या कर सकता है? वो कोलिशन बना सकता है। जैसे कि करंट एग्जांपल, अब इस टाइम पे कोलिशन है ना, बिल्कुल बीजेपी के पास 50% तो आए नहीं, उनके पास तो 240 सिर्फ है, विच इज वेरी लेस देन द 50%। 50% के लिए आपको 273 चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी के साथ। तो डेफिनेटली ओके, तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
एंड अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे एक और बात लिखी जाती है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, लेकिन जब तक उनकी मेजोरिटी है तब तक उन्हें मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक प्रेसिडेंट का कोई प्लेजर यहाँ पे काम नहीं करता है, तब तक ये अपना रूल कर सकते हैं। जैसे ही इनके साथ, जैसे कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट पास हुआ, जैसे इनकी मेजोरिटी लूज की, जैसे किसी ने सपोर्ट वापस खींच लिया, तो भाई ऑफ कोर्स सी बात है, प्रेसिडेंट का फिर प्लेजर काम आएगा। प्रेसिडेंट बोलेगा मेरा सिचुएशनल डिस्क्रिशन आता है यहाँ पे, तो ये है मेजोरिटी पार्टी रूल। ओके, अगला है यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन आपको बताया था मैंने कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर एक मिनिस्टर ने भी कुछ किया है तो इसका मतलब सारी काउंसिल पूरे लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है सिंग टुगेदर स्विम टुगेदर, मतलब तैरेंगे भी सनम और डूबेंगे भी सनम साथ में ही, ये कहानी है यहाँ की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर पीएम ने रिजाइन दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा, पूरी काउंसिल को रिजाइन देना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात और, अगर सिर्फ एक ही कोई मिनिस्टर, समझ लीजिए काउंसिल का कोई मिनिस्टर, लेट्स से एग्जांपल राजनाथ सिंह ने रिजाइन दे दिया, तो क्या पूरी काउंसिल को रिजाइन देने की जरूरत है, क्या पीएम को रिजाइन देने की जरूरत है? नहीं, तब रिजाइन देने की किसी को जरूरत नहीं है। उस टाइम पे क्या होगा, किसी और को राजनाथ सिंह जी की जगह बैठा दिया जाएगा। लेकिन अगर अपने पीएम मोदी जी ने अगर रिजाइन दिया तो इसका मतलब पूरी काउंसिल को रिजाइन देना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता है। यहाँ पे आर्टिकल 75 ये भी सिग्निफाई करता है। ठीक है, अब आर्टिकल के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि देखिए ये अलग से आपका रिवीजन भी हो रहा है और साथ ही साथ आप कनेक्शन भी बिल्ड कर पा रहे हैं कि अच्छा कौन कौन से टर्म्स हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है। तो ये डरने की, सोचने की बात नहीं कि अच्छा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, हम कैसे मैं कैसे बता रहा हूं या कैसे हम पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं से मैंने सेगमेंट आपके लिए उठाया है और आपको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला पॉलिटिकल होमोजेनिटी। देखिए आप अगर देखेंगे, अब इसका थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं मैं। अब बीजेपी पार्टी है, बीजेपी के जितने भी मेंबर्स हैं 240 हैं और प्लस जो उनको अलाइन हुए हैं, बाकी के जो रिमेनिंग मेंबर्स जो उनको अलाइन हुए हैं अराउंड 52, टोटल 292। तो कहीं ना कहीं इनके जो विचार हैं ये मिलते हैं, करेक्ट। कहीं ना कहीं कोई उनका एम है, कोई लार्जर एम है, कोई लार्जर एजेंडा है, तभी वो साथ में मिले हैं। अब यहाँ पे कोई मेंबर बोलता है कि मैं आपके साथ अलाइन नहीं हो सकता हूं, भले वो एमपी बन चुका है लेकिन वो उनके साथ अलाइन नहीं हो पा रहा है, उन्हीं की पार्टी का है, तो क्या उसे रिजाइन देना पड़ेगा? डेफिनेटली उसे रिजाइन देना पड़ेगा, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिफेक्शन। उसको हम डिफेक्शन का पार्ट मानते हैं। जैसे हमने एंटी डिफेक्शन पढ़ा है ना, तो भाई अगर आप अपनी मर्जी से, सहमति से, वॉलंटरली अगर आप रेजिग्नेशन देते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई आपने पार्टी के साथ धोखा किया है, आप पार्टी के एजेंडा को जानते थे लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आपने रिजाइन दिया। सो दैट्स व्हाई हियर ए पॉलिटिकल होमोजेनिटी का काफी इंपॉर्टेंट पर्पस है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप पार्टी के विप के अगेंस्ट, पार्टी के विल के अगेंस्ट अगर आप जाएंगे, विप मतलब होता है पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट, अगर उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंटी डिफेक्शन। हमारा जो 52nd अमेंडमेंट है, 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो हमने 10th शेड्यूल जोड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका पार्ट है। चलिए इसके अंदर अमेंडमेंट भी आ रखा है, 91st अमेंडमेंट आ रखा था, इसके अंदर और भी चीजें हैं वो मैंने अलग से पढ़ा रखा है, इसके अंदर अभी नहीं जाना चाहता मैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, नेहरू जी की गवर्नमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे, ही वाज द लॉ मिनिस्टर। लेकिन एक बिल था दैट वाज हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल पे उनका विचार सहमत, मतलब पार्टी के विचार उनके विचार के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे थे, तो उनको रिजाइन देना पड़ा। ये दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अगर आपके विचार पार्टी के साथ अलाइन नहीं हो रहे, आप क्या करेंगे, आप रिजाइन दे दीजिए। ठीक है, डबल मेंबरशिप। अब डबल मेंबरशिप यहां पे क्या बोलता है, मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इफ नॉट दे मस्ट गेट इलेक्टेड आइदर विद इन द 6 month। ओके, तो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक ही है भाई। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि अलग अलग फीचर यहाँ पे नहीं है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पीएम मोदी क्या है, पीएम मोदी है अपने आप में एक, ही इज अ एग्जीक्यूटिव एज वेल एंड एज वेल एज ही इज अ लेजिस्लेचर। तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक ही इंसान है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेंगे, मतलब आउटसाइड द पार्लियामेंट के जो भी डिसीजन लेंगे, उन्हें पार्लियामेंट में उसको वो करना पड़ता है, अपने आप को ना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि उन्होंने जो भी अपने एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए हैं, दैट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एज वेल। उनके ऊपर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे बताता हूं मैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि आपने एग्जीक्यूटिव एक्शंस क्या ले लिया, आपको अलग से लेजिस्लेचर पूछेगा नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शंस का जो भी आप लोगे, दैट आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपके लेजिस्लेचर में, आपके पार्लियामेंट में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो दैट इज द कंसेप्ट इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर।
ओके, वी डोंट फॉलो द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट अमेरिका में है, हमारे यहाँ पे नहीं है। अगला है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। The Prime Minister is the head of the Council of Minister and work on and advise the President on the matter of the national importance। अब आपको लग रहा होगा कि आर्टिकल 74, 75 भी हर जगह घूम रहा है। डेफिनेटली आर्टिकल 74 और 75 में सारे फीचर्स दे रखे हैं। ओके, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के। प्राइम मिनिस्टर प्ले वेरी central role in policy making, coordinating the work of different minister and acting the chief spokesperson of the government, and as well as अगर president को इनसे coordinate करना है तो under article 78 president इनको coordinate भी कर सकते हैं for whatever reason। president को जो भी information चाहिए president can ask for it। okay, अगला यहाँ पे dissolution of the lower house। अभी हमारे यहाँ पे अपर हाउस का डिसोल्यूशन होता है क्या? नहीं होता। लोअर हाउस का डिसोल्यूशन होता है। इसका मतलब अगर डिसॉल्व हो गई, देखिए एडजॉर्नमेंट सानाडाई और प्रोरोगेशन, ये सब अलग अलग टर्म है। लेकिन इससे हाउस डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व मतलब हाउस अब खत्म हो गया है। अब अगला हाउस तभी बैठेगा जब इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आएगी और फ्रेश इलेक्शन होगा, नया पीएम इलेक्ट होगा, तब जाके नई सदन बैठेगी, नई लोकसभा बैठेगी। तो डिसॉल्व का मतलब होता है कि अब फ्रेश इलेक्शन कराने की बात है। ओके, डिसोल्यूशन लीड टू द जनरल इलेक्शन एंड एंश्योर द गवर्नमेंट रिमेन अकाउंटेबल टू द पीपल। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ पे कि हर 5 साल बाद में क्या होता है, आफ्टर एवरी 5 ईयर द लोकसभा डिसॉल्व्स। ओके, जनरली ऐसा होता है। बट इन द केस ऑफ द इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल नंबर 352, आप क्या कर सकते हो, आप लोकसभा के टाइम को 1 ईयर एट अ टाइम आप बढ़ा सकते हो। कितने टाइम? 1 ईयर एट अ टाइम। हमारे यहाँ पे राज्यसभा का ईयर कितना होता है? दैट इज 6 ईयर। ये जो 6 ईयर का मतलब जो पर्सन राज्यसभा में इलेक्ट होता है उनका 6 ईयर का टर्म होता है। और हमारे यहाँ पे राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। अगर कोई पूछे कि पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है तो देखना वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट कभी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। ठीक है। अब सिक्रेसी का ओथ कौन दिलाता है भाई? इनको प्रेसिडेंट दिलाता है। ओके, मतलब कहने का मतलब बहुत सारी कैबिनेट मीटिंग डिसीजंस कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी रिगार्डिंग द सेंसिटिव मैटर लाइक नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ओके, न्यूक्लियर आर्मामेंट, एवरीथिंग। हम उसको क्या करेंगे? उसको सीक्रेट रखेंगे। तो एक शपथ ये लोग लेते हैं जिनको प्रेसिडेंट दिलाता है, ओथ ऑफ द सिक्रेसी का, बिफोर एज्यूमिंग देयर ऑफिस। तो ये तो सारे के सारे फीचर थे जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं। अब हमने क्यों इसको अडॉप्ट किया, ये जरा हम देखते हैं। इसके मेरिट क्या है? मेरिट पहली बात ये है भाई कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मनी है, क्योंकि दोनों एक ही है ना यार, दोनों एक ही हैं। आप देखिए, एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो डिसीजन लेंगे उन्हें क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा? उन्हें पार्लियामेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ओके, हमारे यहाँ पैसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस उन्होंने सेपरेट ले लिए और उन्हें पार्लियामेंट के अंदर उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल करने की जरूरत है। उन्हें उसको आंसरेबल होना पड़ता है उन्हें वहां पे। तो कहने का मतलब है कि जो भी डिसीजन लेंगे वो उन्हें मेक श्योर करना है कि वी हैव टू बी आंसरेबल देयर, दे कांट बाईपास द पार्लियामेंट। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। उन्होंने जब ये लाया था, अरे क्या, नोटबंदी लाई थी, करेक्ट। नोटबंदी उन्होंने ऑर्डिनेंस से ला दिया था। अब अगर हमारे यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ होता, पूरा करेक्ट सेपरेशन होता, तो नोटबंदी ला के उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो उन्होंने नोटबंदी लाया था, दे वर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। इट वॉज अ ऑर्डिनेंस, बाद में उन्होंने उसको पास कराया बिल प्रॉपर। ठीक है, ये है यहाँ पे कहानी। इसलिए हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है जिसके अंदर लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। क्लियर कट सेपरेशन नहीं है हमारे यहाँ पे। अगला यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अगेन वही है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। मतलब अगर एक भी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया, जैसे कि अगर रेलवे की अभी आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे ना, आपने देखा कि ये हो रहा है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोलाइड हो गई 2 ट्रेनें या फिर कुछ पटरी से उतर गई है, जो भी इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, पीएम तक को रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि एक डिपार्टमेंट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो डजंट मीन कि गवर्नमेंट उसके लिए बोले अरे वो तो डिपार्टमेंट का देखेगा, नहीं, एंटायर गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है तो सिर्फ एक मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं किया जाता, एंटायर काउंसिल के अगेंस्ट किया जाता है, एंटायर गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि एक ना कलेक्टिविज्म वहां पे शो करना है, साथ में आना है वहां पे। तो दैट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द लोकसभा दैट दे हैव टू प्रूव। बहुत बार बोल रहा हूं लोकसभा। अगर पीएम राज्यसभा का है तो भी उसे लोकसभा के अंदर ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूव करनी होती है। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डेस्पोटिज्म, डेस्पॉट वो होता है जो भाई सिंगल अपने एक अकेले के हाथ में पावर रखता है, उसको बोलते हैं डेस्पॉट। तो ऑफ कोर्स जब पावर सेंट्रिक हो जाएगा तो अभी देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, आपको नहीं लगता कि ये सब ऑथोरिटेरियन या डेस्पोटिज्म को मतलब बिल्कुल भी दूर रखती है, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा है।
अगर लोकसभा में, अब देखिए आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं बार बार कि लोकसभा, चलिए मानता हूं कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चला सकती है, लोकसभा से बिल पास करा सकती है, क्या राज्यसभा में भी उनके पास इतनी मेजोरिटी होनी चाहिए? तो इसका मतलब राज्यसभा उस बिल को भी अप्रूव करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोकसभा से जो बिल पास होगा उसको राज्यसभा क्रॉस चेक कर सकता है, राज्यसभा उस पर रोक लगा सकता है। तो यहां पे बोलने का मतलब ये है कि उनको यहीं पे, भले वो लोकसभा में पावरफुल है, लेकिन समवेयर दे हैव गेटिंग द क्रॉस चेक एट द राज्यसभा। अगर कोई बड़ी, जैसे जीएसटी जैसा बिल था, जीएसटी के लिए तो उन्हें पूरे आधे राज्यों से, कम से कम हमारे पास 28 राज्य हैं, 15 राज्यों से उन्हें अप्रूवल लेना पड़ा था। तो ऐसे जब अमेंडमेंट करोगे, वैसे जब हमारे ऐसे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा सबको। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई आप बिल लाओगे, ऐसा कोई अगर आप एक्ट लाओगे जो बेसिक फीचर को वायलेट करेगा, तो उसका मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट भी आपके ऊपर नजर रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा, बोलेगा नहीं, दिस इज नल एंड वॉइड, दिस लॉ इज नल एंड वॉइड, ऐसा हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप फिर? तो इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत जगह पे क्रॉस एंड चेक एंड बैलेंसेस बने हैं। ओके, और बाद में हमारे यहाँ पे पीरियोडिक इलेक्शन तो होते ही हैं। जैसे कि यहाँ अभी क्लासिक एग्जांपल है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से बोल रही है हम गंगा को साफ करें, सॉरी यमुना को साफ करेंगे, 10 साल हो गए, अभी उन्होंने और 5 साल चाहिए था। एक वन ऑफ द इलेक्शन का एजेंडा था ना उनका, हम यमुना को साफ करेंगे, नहीं हुआ, इलेक्शन हार गए। देख रहे हो ना आप? तो आप जो प्रोमिसेस पूरा करोगे उसे करना पड़ेगा, अदरवाइज इफ यू डोंट डू दैट, अगले 5 साल बाद आपको मिलना ही मिलना है लोगों से। ठीक है, तो दिस इज द चेक एंड बैलेंस, दिस इज द ना प्रॉपर कि आपको जनता जनार्दन जो है वो सुप्रीम है यहाँ पे। दिस शोज दैट। चलिए, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडी है। अगर आपकी सरकार गिरी, अगली सरकार रेडी है, मतलब अगले जो अपोजिशन में लोग हैं वो रेडी है उस टाइम पे बनाने के लिए। उसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट। 1 महीने का टाइम मिलता है। जैसे आपको बता दूं, इस टाइम बीजेपी की अगर इन्हें केस ना चाहे, मतलब खुदा ना खास्ता करे, अगर सरकार गिर गई तो अपोजिशन जो इंडिया अलायंस है वो अपनी सरकार बना सकता है। मतलब वो मतलब अदर और भी लोगों से सपोर्ट लेके क्या पता सरकार बना सकता है अपनी हो। तो इसका मतलब उस टाइम को उसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट, क्योंकि उस टाइम किसी की सरकार नहीं होती है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, भले प्रेसिडेंट किसी को बना सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग के अंदर एक कोalition जो अपोजिशन बना के लाएगा और उसकी सरकार फिर बनाई जाएगी। ऐसा होता है यहाँ पे। तो जब तक कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं इलेक्ट मतलब अपॉइंट किया जाता है, तब तक उसको हंग पार्लियामेंट कहता है। ठीक है, मतलब बस लटकी हुई है एक तरह से, ये है यहाँ पे। तो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे रेडी है। चलिए, वाइड रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अब खुद आप सोच के देखिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर माइनॉरिटी को भी, मेजॉरिटी को भी, यहां तक कि एक SC ST कम्युनिटी को भी, हर एक कम्युनिटी को यहां पे मौका मिलता है प्रेजेंटेशन का। इंक्लूसिव है, इट इज अ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड द वेरियस रीजंस आर टेकन इनटू अकाउंट इन पॉलिसी मेकिंग। ये चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट, आई अंडरस्टैंड कि ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का। अब डिमेरिट्स क्या है? देखिए यार, डिमेरिट्स हमारे यहाँ पे काफी प्रूफ भी हो चुका है कि यस दे आर द, इट इज अ डिमेरिट। जैसे कि यहाँ पे भाई कोलिशन पॉलिटिक्स। अब कोलिशन पॉलिटिक्स में क्या होता है, आपको सच बताऊं कि जैसे अभी नीतीश कुमार जी ने सपोर्ट दिया है। अब नीतीश कुमार जी का अपना अलग एजेंडा होगा, बोले यार बिहार के लिए कुछ करना पड़ेगा, बिहार के लिए अब स्पेशल स्टेटस का दर्जा दो बिहार को। तो कहीं ना कहीं अपना ना एक अलग एजेंडा लेके दूसरी पार्टी आपको सपोर्ट देती है। दिस इज ऑल्सो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। बहुत टाइम पे अगर उसको प्रूव नहीं कर पाए तो पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, सरकार गिर जाती है, फिर वापस से री इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है इन द कोलिशन पॉलिटिक्स। जैसे कि मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट पावर में थी 2 साल, जनता पार्टी गवर्नमेंट वापस नहीं चल पाई, तो क्या हो गया, सरकार गिर गई। सेम उसी कुछ दिनों बाद चरण सिंह को किसने सपोर्ट किया? इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर वापस सपोर्ट ले लिया उन्होंने। वीपी सिंह की गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि भाई हम मंडल कमीशन को रिपोर्ट को वो कराएंगे, मतलब उन्होंने इंप्लीमेंट कराया, लेकिन सरकार गिर गई उनकी, बाकी पार्टीज ने उनसे सपोर्ट खींच लिया वापस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने को मिले हैं जहां पे प्रॉपर ना एक रिजल्ट ओरिएंटेड अगर गवर्नमेंट काम करती है और वर्क अगर नहीं करता तो बाकी पार्टीज उनसे सपोर्ट वापस ले लेती हैं। ऐसा हमें देखने को बहुत बार मिला है, एक बार नहीं। ये हमारे जो इंडिया में 1977 से लेके, मतलब इमरजेंसी के बाद से लेके आप देखो तो 1991 तक, और कहीं ना कहीं 96-7 भी बोल सकते हो, 96 और 97 का जो एरा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा टर्बुलेंट था। वहां पे कोई फिक्स गवर्नमेंट आ ही नहीं पा रही थी। एक कहानी है हमारे यहाँ पे, तो होता है, अनस्टेबिलिटी रहती है। एक प्रॉपर एक पार्टी पावर में अगर मतलब अगर मेजॉरिटी ना प्राप्त करे तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा था अभी। ठीक है, तो ये चीजें हमें बहुत कॉमन देखने को मिलती है इंडिया में, राज्यों में भी देखने को मिलती है। ठीक है,
ये वन ऑफ द एक डिमेरिट है इसका। पॉलिसी कंटिन्यू ना करना, अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी, पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देगी, कोई नई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अभी जैसे मोदी जी बोल रहे 2047 तक हमें क्या करना है, हमें करना है भाई भारत को क्या मतलब डेवलप्ड कंट्री बनानी है। अब दूसरी कंट्री है बोले नहीं 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 हम 2070 तक चाहते हैं या कुछ और। तो ये अलग अलग आइडियोलॉजी है, क्या पता उनके प्रिंसिपल वो दूसरा ना काम करे, तो हमें देखने को मिलता है, चीजें होती हैं। ओके, अगला है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट और साथ में यहाँ पे अगर कैबिनेट बहुत पावरफुल हो, आज के टाइम पे आप सुनते होंगे ना, अरे मोदी तो डिक्टेटर बन गए हैं, या मोदी के साथ वाले लोग अब डिक्टेटर हैं भाई, क्योंकि इतने साल तक उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, साथ ही साथ उनका कैबिनेट पे अच्छा कंट्रोल है। तो यहां पे क्या होता है कि कैबिनेट जो 10 से 15 लोगों की होती है वो अपने डिसीजन काउंसिल पे थोपती है। यहाँ पे लिखा ना रबर स्टैंप, वो नहीं सोचती कि बाकी के काउंसिल के लोग क्या सोच रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि हमारा डिसीजन है, लेट्स प्रूव इट, मतलब लेट्स पुट इट, और उन्हें पता है कि हमारी मेजोरिटी है, हम उसको प्रूव करा देंगे, हम उसे पास करा देंगे। तो ये बात है यहाँ पे, तो ये हमें देखने को मिलता है, और ये इंदिरा गांधी मैडम के टाइम पे भी था, और आजकल लोग बोलते हैं मोदी जी के टाइम पे भी है। अब देखते हैं कितना सच है। ओके, जैसे इंदिरा गांधी हु कर्टेल डिसेंट एंड सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इमरजेंसी। ओके, इससे इमरजेंसी से पहले भी बोलते थे कि उनकी जो कैबिनेट थी काफी स्ट्रांग थी, ऐसा बोलते थे कि उनकी किचन कैबिनेट काफी स्ट्रांग थी। अब तुम बोलोगे किचन कैबिनेट क्या है? देखिए, किचन कैबिनेट वो है जो उनके खुद के प्राइवेट मेंबर्स हैं, जो गवर्नमेंट मेकिंग में नहीं है कहीं से, जैसे उनके कुछ फ्रेंड हो गए, कुछ बिजनेसमैन हो गए, जो भी उनके काफी आसपास के सलाहकार हो गए, जो किसी भी तरह से गवर्नमेंट मेकिंग में नहीं है, आउटसाइडर है, वो जो डिसीजन दे रहे हैं वो फॉलो कर रही हैं। जैसे कि हम वो सुनने को मिलता है ना, अरे मोदी जी तो वही काम कर रहे हैं जो अदानी और अंबानी जी कह रहे हैं, वो सुनने को मिलता है ना। तो ये बोल सकते हैं कि अदानी और अंबानी और अदर बिजनेसमैन आर द किचन कैबिनेट ऑफ द मोदी जी। समझे आप इस बात को? चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है। अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, ऑफकोर्स ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देन टू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव भी वही है और लेजिस्लेचर भी एक ही पर्सन है, तो थोड़ी मनमर्जी वहाँ पे चलती है। उन्हें पता है कि जो हम एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले रहे हैं आउटसाइड द पार्लियामेंट, जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम ही हैं और हमारी यहाँ पे पावर है, तो डेफिनेटली हमें प्रूव हम मतलब उसको आसानी से हम प्रूव कर देंगे पार्लियामेंट के अंदर, बिकॉज हमारी मेजोरिटी है। राज्यसभा में भी अगर हमारी पहुंच है तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर में थोड़ा सा ये होता है कि अगर वहां पे ना लेजिस्लेचर डायरेक्टली क्वेश्चन करता है एग्जीक्यूटिव को, बट मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हम ही है दोनों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो दैट इज द वन ऑफ द थिंग, बट उतना कोई बड़ा इशू है नहीं है। गवर्नमेंट बाई एमेच्योर, देखिए अब आप इस बात को तो आप भी सहमत करेंगे कि हम आप और बोलते हो, हम बोलते हैं कि यार पार्लियामेंटेरियन जो है या पॉलिटिशियन जो है यार वो कितने मतलब वो कहाँ हो, तो अपनी जिंदगी कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई पता नहीं डांसर है, सो ऑन, पता नहीं ये लोग आते हैं कहाँ कहाँ से उठ के और एमपी बन जाते हैं, इनको क्या पता है गवर्नमेंट कैसे चलेगी। लेकिन सच आपको बताऊं, गवर्नमेंट ही चलाते भी नहीं है। गवर्नमेंट कौन चलाते हैं? गवर्नमेंट हमारे ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, वो उनको एडवाइस देते हैं और उनके एडवाइस पे लोग काम करते हैं, सीधी बात है। तो इसलिए बोला जाता है भाई कि जो मिनिस्टर आ रहा है, अब जैसे एक अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, और वन ऑफ द बेस्ट है वो मोदी जी की गवर्नमेंट में, भले कुछ भी हो आई डोंट नो, लेकिन जो जयशंकर जी हैं, यश जयशंकर जी, वो पर्टिकुलर सही जगह पे बैठे हैं, बिकॉज उसी फील्ड में उन्होंने काम किया है। ही हैज सर्व्ड फॉर 30 years देयर, ही वाज अ डिप्लोमेट एंड देन ही बिकम द मिनिस्टर। तो खुद कितनी बार बोलते हैं कि बहुत टाइम में मैं भूल जाता हूं कि मैं मिनिस्टर हूं, क्योंकि उन्होंने उस फील्ड में इतना काम कर लिया है। ऐसे लोग आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिनको इन एंड आउट सब पता है। ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ऐसे बहुत कम होता है। आपको एक या दो या कुछ 10 चुनिंदे मिलेंगे आपको पूरी गवर्नमेंट में, सारे नहीं मिलेंगे आपको। तो ये वन ऑफ द एक रीजन है कि आपको देखने को मिलता है कि एमपीज यहाँ से मतलब ऐसी जगह से उठ के आते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको ढंग से पढ़ना भी नहीं आता है, दे बिकम द जनता का प्रतिनिधि, कितनों के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं। तो वन ऑफ द एक ड्रॉबैक तो है वैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि एमपीज को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उतनी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, चले देखते हैं भाई रीजन क्या है। अब देखिए, रीजन के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप सबको पता है कि रीजन ये है कि हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सीखा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल थे हम लोग, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी हमारी, वो हमें पता था। तो कहीं ना कहीं हमने उनसे सीखा, यही मेथड को हमने लगा कि यार ठीक है, मेथड इज ओके, ये वाइड रिप्रेजेंटेशन करता है, हर एक एरिया से लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, तो हमने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। और 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट हमें हमारे लिए आया था, तो उसके अंदर जो हमारे लोग इलेक्ट हुए थे और जो वहाँ के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में गए थे, तो उनको समझ में आ गई थी चीजें कि ओके इट विल वर्क गुड। लेकिन अगर हम
रिप्रेजेंटेशन दे और यहाँ पे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करें तो फिर दिस सिस्टम विल वर्क। तो फिर उन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। अगला यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन बार बार आर्टिकल 75 हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं रोकता है आर्बिट्री यूज ऑफ पावर को। ओके, अनलेस आपकी कैबिनेट, देखिए अगर आपको लगता है 400 प्लस आ जाता है इस बार की गवर्नमेंट के बाद, अब की बार 400 पार जो बीजेपी का नारा था, तो सच में आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो लोग ऑथोरिटेरियन हो जाते हैं, थोड़ी मनमानी करते, इसलिए लोगों ने बोला कि इस बार डेमोक्रेसी की जीत हुई है, आपने सुना होगा। तो यस, आखिरकार आपको हर 5 साल बाद लोगों के पास आना पड़ेगा, लोगों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम वाज गुड एनफ, इसलिए हमने इसके साथ चले गए। ओके, अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज एग्जीक्यूटिव भी वही, लेजिस्लेचर भी वही, तो इस केस में हम इसके साथ आगे बढ़ गए। बिकॉज प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो थोड़ा टाइम के लिए पूरा स्टैंड स्टिल हो जाता है। ओके, इसको भी डिस्कस करूंगा किसी दिन कि कैसे यूएसए में वर्क होता है, कैसे फंक्शन होता है वहां पे, अभी तो नहीं उतना। चलिए, और नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे किस लेवल का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, किस लेवल की लाइक अलग अलग ग्रुप है हमारे यहाँ पे, हमारे जितना डाइवर्सिटी तो बहुत ही रेयर किसी कंट्री 1 या 2 में मिलेगी आपको। तो हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना, समझ रहे हैं आप बात, किसी टाइप को किसी ग्रुप को रिजर्वेशन भी चाहिए, तो उस केस में दिस सिस्टम वाज परफेक्ट। ओके, तो दीज आर द रीजंस। अब यहां पे बात करता हूं स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी आपने सुना होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी डील करती है फंडामेंटल ड्यूटी से। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इनको बोला था, लेकिन सिर्फ उसी के लिए नहीं बनाया था, एक बात आप दिमाग में रखिए, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी के लिए नहीं था, इनके पास और भी ड्यूटीज और भी काम इनको दे रखे थे। इनको बोला गया था कि आप चेक करिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे स्विच हो जाना चाहिए। इंदिरा गांधी मैडम ने बोला था, तो इन्होंने रिपोर्ट में क्या दिया था, इन्होंने ये बोला था कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अच्छा है, वो सबको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो हमें उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। एग्जाम में अगर बात आए, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो दिमाग में रखना बात कि स्वर्ण सिंह की कमेटी जो थी वो सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी के लिए नहीं थी भाई, उसमें ये भी था कि अभी चेक करें कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात थी। उन्होंने बोला था कि हमें डीपीएसपी को ज्यादा पावर देनी चाहिए, यहां तक उन्होंने बात किया था, समझे आप। उनका ओपिनियन क्या था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन फंक्शनिंग सैटिस्फैक्टरली इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो हमें उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो स्वर्ण सिंह की कमेटी का रिकमेंडेशन था, उन्होंने ये भी बोला। उन्होंने बाकी रिकमेंडेशन क्या दिए, फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको रट गया होगा, नो प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, और ये जो रिस्ट्रिक्शन है इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये हमें आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है। इसके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। क्या फालतू बकवास अगर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर करोगे, तुमको भाई वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, सीधा तुम्हारे ऊपर वो उठा के डाल देंगे तुमको। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें उन्होंने लिखी, मतलब ये ऐड किया गया है। उन्होंने बोला है कि डीपीएसपी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिसाइड करने के लिए जो कमिटी बैठी थी वो कौन सी थी, वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। हम सबको लगता है फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ लिया है, जबकि बाकी चीजें भी थी उसमें, इसीलिए रखा मैंने सेपरेटली, अदरवाइज इसमें कुछ रखने का पर्पज नहीं था ये। ओके, चलिए अब यहां पे बात करते हैं भाई हमारे बीच में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडियन सिस्टम और ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या अंतर है। अब देखिए, बहुत अभी तक आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गया होगा। हमारे यहाँ पे नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट का हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे इलेक्ट होके बनता है, अपॉइंट होके नहीं, और ना ही उसके पास कोई पुश्तैनी वो है, क्या बोलते पोस्ट चली आ रही है, वो हेरिडेटरी पोस्ट नहीं है वो। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में किंग और क्वीन होता है जो कि हेरिडेटरी होता है। अब दोनों में समानता क्या है कि प्रेसिडेंट भी हमारा नॉमिनल हेड है और ये भी नॉमिनल हेड है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर जितनी भी हमने वेस्ट की है प्रेसिडेंट के पास ही, प्रेसिडेंट के नाम पे ही लेते हैं हम लोग। ओके, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट इस लेवल पे काम, भले मतलब पार्लियामेंट को पूरी पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सके, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता। केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है दैट इज सुप्रीम, ये बात दिमाग में रखिए। इन आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, नॉट द पार्लियामेंट। वहां पे पार्लियामेंट सोवरेन है, मतलब पार्लियामेंट जो लॉ पास करेगा वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट, वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता उनका। लेकिन हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू इज अ की फीचर, जुडिशियल रिव्यू अपने आप में बेसिक फीचर है हमारे यहाँ पे। अब बताइए, तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हटा सकते आप,
तो कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के लॉ को आप सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकता है इन द नेम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। अगर वो किसी भी बेसिक फीचर को हार्म कर रहा होगा तो उसको फिर बोल सकता है भाई इसको अमेंड करिए, या फिर इसको आप हटाइए, इस पर्टिकुलर फीचर को सो एंड सो ऑफ द लॉ, ये कर सकता है। हमारे यहाँ पे पीएम दोनों हाउस में से कहीं किसी भी हाउस का हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंदिरा गांधी जी, देवगौड़ा साहब और मनमोहन सिंह जी, ये तीन ऐसे लोग थे जो राज्यसभा से पीएम बने हैं। ओके, इंदिरा गांधी 1966 में, देवगौड़ा साहब 1996 में और मनमोहन सिंह 2004 में। लेकिन वहां पे जो पीएम बनता है वो हाउस ऑफ कॉमन, जो उनका लोअर हाउस है, वहीं से बनता है। ये डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे एक नॉन मेंबर को भी आप बना सकते हो विद इन 6 मंथ, आप मिनिस्टर बना सकते हो ना, और उसको विद इन 6 मंथ आप बोलोगे कि भाई उसको अब वो मिल जाए, मेंबर बन जाए राज्यसभा या लोकसभा, कहीं से भी आप उसको मेंबर बना दो। जनरली आप राज्यसभा से ही बनाओगे। ओके, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे मिनिस्टर आप उसी को बनाओगे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप उसी को बनाओगे जो ऑलरेडी इलेक्ट होके आया है। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगला, हमारे यहाँ पे कोई शैडो कैबिनेट होती है क्या? भाई हमारे यहाँ पे कोई शैडो कैबिनेट नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट है। वहाँ पे शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अपोजिशन की, जैसे हमारे यहाँ पे रूलिंग पार्टी का एक पीएम होगा तो अपोजिशन ने भी अपना एक पीएम बना रखा होगा। ठीक है, रूलिंग पार्टी का कोई हेल्थ मिनिस्टर है तो अपोजिशन ने भी अपना एक हेल्थ मिनिस्टर बना रखा होगा। अल्टरनेट कैबिनेट उन्होंने बना रखी है। तो जैसे ही वहां पे बेसिकली क्या होता है यूके में कि डुअल पार्टी सिस्टम है, तो इसलिए ज्यादा प्रेफरेबल है। हमारे यहाँ पे वर्क नहीं कर पाता क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये वन ऑफ द प्रॉब्लम है। ओके, अब एक और चीज आपको समझाना चाहता हूं मैं। हाँ, एक और, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिनिस्टर। हमारे यहाँ पे जो मिनिस्टर जो भी लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं पार्लियामेंट में, जो बिल पास हो, उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते वो लोग, ओनली वी हैव द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन वहां पे जो मिनिस्टर्स हैं दे हैव द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अपना एक्शन लेते हैं। तो एक चीज है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है भाई, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट जो डिसीजन लेगी वो फुल एंड फाइनल है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है वहां पे। हमारे यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है, मतलब कोई पार्लियामेंट के लॉ को जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, हमारे यहाँ पे होगा। ठीक है, नो हायर अथॉरिटी, मतलब कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट की पावर सबसे सुप्रीम है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ओके, इंडियन कंटेक्स्ट में क्या होता है, पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यही बताना चाहता था आपको मैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। तो दीज आर द थिंग्स, ये बताने का मेरा मोटो था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके ड्रॉबैक क्या थे, क्यों हमने अडॉप्ट किया, और साथ ही साथ ब्रिटेन के साथ हमारा क्या डिफरेंस है, बहुत बार पूछा जाता है। अमेरिका के साथ भी क्या डिफरेंस है वो भी आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन ब्रिटेन वाला काफी पूछते हैं, काफी प्रीवियस ईयर में आया है, वो भी करूंगा आपके साथ। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो वॉच करते रहिए और शेयर करिए। थैंक यू।